गुड इवनिंग दोस्तों। तो जैसा कि हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था साइंस का, जो हमारा PYQ बेस पे है, जो अभी ALP 2024 के एग्ज़ाम हुए थे 25 नवंबर 2024 को, उसका सेकेंड शिफ्ट आज कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन तो सेम टू सेम वही है जो प्रीवियस पेपर पूछे गए थे, लेकिन जो से इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। जी, ये एकदम ग्रुप डी के लिए भी मोर देन सफिशियंट होगा। आने वाला कोई भी एग्जाम, देखिए मैंने मेंशन किया है, लेकिन जहाँ साइंस आता है वनडे एग्जाम में, वहाँ पे सबके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ 20 क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है साथ में ना। ठीक है, थोड़ा ठीक है, चलिए। देखिए दिया है श्रम विभाजन में होता है, तो श्रम विभाजन देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट इसमें है, मतलब कि ये जो श्रम विभाजन होता है हमारा, ये एक कोश की एक कोश की तथा बहुकोश की, ठीक है, बहुकोश की दोनों जीवों में होता है। ठीक है, ये होता क्या एक कोशिकीय में, एक कोशिकीय में, अच्छा एक कोशिकीय में आता कौन कौन सा है, इससे पहले हम डिस्कस कर लें कि एक कोशिकीय में आता कौन कौन सा है। तो एक कोशिकीय में आपका बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया। ये तीनों एग्जाम्पल पूछ भी देता है कि ये तीनों क्या है, तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये अपने जीवन की पूरी प्रक्रिया जो होती है ना, संपन्न करते हैं एक कोशिका में। ठीक है, और बहुकोशिका में तो कौन कौन आएगा, तो बहुकोशिका में आपका हो गया जानवर, पौधा, ठीक है, ये आपके किस में आ गए, बहुकोशिकीय में आ गए। ठीक है, तो श्रम विभाजन एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया निम्नलिखित में से थॉमसन के परमाणु मॉडल में उप परमाणु कणों को दर्शाता है। तो सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन उप परमाणु कणों को दिखाता है किसमें, थॉमसन। थॉमसन ने ये नियम दिया कब था, जी थॉमसन ने ये नियम दिया कब था, 1897 में। इन्होंने क्या किया था, कैथोड किरणों से प्रयोग किया था। ठीक है, कैथोड किरणों का प्रयोग करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था 1897 में। थॉमसन के ही परमाणु मॉडल को, अच्छा ये भी इस नाम से भी जानते हैं, थॉमसन परमाणु मॉडल को इसे बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, इन्होंने बताया थॉमसन के अनुसार ये बात था कि परमाणु एक धनात्मक आवेशित सूप के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉनों से बंधा हुआ है या बना होता है। ठीक है, तो आप इतना बस याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन, जो थॉमस के परमाणु मॉडल है, उसमें उप परमाणु इलेक्ट्रॉन के कणों को दर्शाता है। 1897 में इसकी खोज हुई थी अल्फा किरणों की बमबारी से। ठीक है, इनके मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल कहते हैं। ठीक, 1897 में, याद रखिएगा इसको अच्छे से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण। ठीक है, तो ये देखिए कॉमन क्वेश्चन था, दाब से होगा नहीं, पानी, ये निर्भर करता है तापमान पे। तापमान कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि जिस पर्यावरण में जो जीव सरीसृप रह रहे हैं वहाँ पे, जैसे जलीय जीव का अलग, ठीक, मरुस्थलीय जीव का अलग। ठीक है, तो ये तापमान कहने का सेंस यहाँ से ये है। आगे चलिए, देखिए अमाशय दीवार से जठर ग्रंथियाँ किसका स्राव नहीं करती हैं। तो देखिए जठर ग्रंथि का बात आ गया, तो ये डाइजेशन का बात हो रहा है हमारे पेट का। ठीक है, उदर गुहा का, पेट का जो जठर ग्रंथि अमाशय है हमारा, ठीक, अमाशय जो हमारा है, मतलब लार तो कहाँ बनता है, मुंह में, तो ये तो नहीं होगा, मतलब यही आंसर होगा, यही जठर ग्रंथियाँ स्रावित नहीं करती हैं।
एक बात याद रखिएगा, मुँह में जो होता है लार जो बनता है, इसमें सबसे प्रथम क्या होता है, पहली बार जब मुँह में खाना लेते हैं जैसे, ठीक है, मुँह गुहा में, तो यहाँ हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। और जठरग्रंथि में होता क्या है, जो अमाशय से पेप्सिन निकलती है ना, ये प्रोटीन का पाचन करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, जो एंजाइम, जो पाचक एंजाइम होते हैं ना, इनको एक्टिव मोड में लाना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इतना ही काम होता है पेट में हमारे, तो हानिकारक जो मतलब बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे मतलब जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, कोई अच्छे से ब्रश नहीं किया, कोई अच्छे से हाथ नहीं धोआ, जो भी मतलब पेट में बैक्टीरिया कुछ गया ऐसे, तो उसको मारने, जो जम्स होते हैं उनको मारने का काम करता है। लेकिन सबसे बड़ा काम जो पाचक एंजाइम होते हैं जो खाने को पचाते हैं, इसको एक्टिव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज होता है। और श्लेष्मा होता है, ये भी क्या करता है, ये जो हमारे पाचक एंजाइम होते हैं ना, के स्तर को रक्षा करता है बस, ठीक है, कि मान लो स्तर को बढ़ाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जठरग्रंथि से लार नहीं बनता है, याद रखिएगा। यदि प्रोटीन का पाचन दे तो पेप्सिन हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तीनों जठरग्रंथि ही बनाती है, यानी कि अमाशय की दीवारों से ही स्राव होता है, ठीक है। और लार हमारा क्या बनता है, मुंह में। मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। नेक्स्ट चलिए, ये आपको संतुलित करना, कल बताया था ना कैसे संतुलित करते हैं, देखिए। जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसे मिलाना है ना, ये कौन सा सही होगा। यहाँ पे एल कितना है, 2, यहाँ पे कितना दिया, 3, यानी ये नहीं होगा। यहाँ 2 एल है, चलिए 2 एल यहाँ पे है, Cl3 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितने हैं Cl3, 6 हैं, यह भी नहीं होगा। यहाँ पे Al2 कितने हैं, 2, यहाँ 2 हैं, यहाँ Cl4 है, यहाँ कितना है, 3, यह भी नहीं होगा। तो क्या चेक करें, ये तो 100% होगा, चेक कर लीजिए वैसे भी। जैसे Al2, देखिए यहाँ पे Al2, Cl3, 3 दूनी 6, 2 3 6, Cl यहाँ भी है, BH4, ठीक है। ऐसे ही आपको मिला लेते हैं। नेक्स्ट, दिया क्वेश्चन, जब हम बस में यात्रा कर रहे होते हैं तो बस के अचानक रुकने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं, तो सब जानते हैं कैसा क्यों होता है, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण, ठीक है। जड़त्व के नियम को, एक मिनट, जड़त्व के नियम को न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट नियम मोशन का। आगे चलिए, गलत कथन का चयन करें। तो पहले सही छांट लेते हैं, फिर उसके बाद पता चल जाए गलत कौन है। नर जनन कोशिकाएं परागण द्वारा उत्पन्न होती हैं, ये करेक्ट आंसर है। अब मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है, कल हमने बताया था ना, फिगर भी मैंने कल बताया था बना के आपको ऐसे। ये ऐसे कर कुछ बनाया था ना, ये मेरा क्या था, वर्तिकाग्र, ये मेरा वर्तिका, और ये मेरा क्या था, ओवरी वाल, इसी के अंदर क्या थे, बीजांड। तो मादा युग्मक कहाँ होते हैं, बीजांड में। तो ये क्या दिया, वर्तिकाग्र, यानी यही गलत है। और दिया गलत कथन का चयन करें, यानी हमारा आंसर क्या होगा, यही सही होगा, ठीक है। दिया गलत कथन का चयन करें, तो गलत कथन यही है, क्योंकि मादा युग्मक जो होता है वो कहाँ बनता है, बीजांड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसकी ज्यामितीय छाया दिखाई देती है, ऐसा क्यों। देखिए, प्रकाश हमारी मान लीजिए एक सीधी रेखा में समांतर से आ रही है, ठीक है। और जहाँ पे कोई हम यहाँ पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी लगा दें, ठीक, तो ये क्या करेगी, टकराएगी। अतः परछाई कब बनता है, यदि रोशनी डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगी तो परछाई बनेगा, कभी नहीं, परेशानी बनेगा। परछाई बनता कैसे, जब इस दीवार से या कोई ऑब्जेक्ट से ये क्या करें, लाइट रिफ्लेक्ट करें, तभी ना उसकी छाया नीचे बनेगी, उसकी छाया। यदि ये लाइट सीधी रेखा में गमन कर जाए तो परछाई कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। यदि यह तो ऐसा किस कारण से होता है, तो ऐसा होता है प्रकाश के सीधी रेखा में गमन के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों और बीजों में निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन जो होता है उच्च सांद्रता में, दिया है फलों और बीजों पे निम्नलिखित में से पादप हार्मोन उच्च सांद्रता में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उच्च सांद्रता में पाए जाते हैं ये। तो ये देखिए, याद रखिएगा, साइटोकाइनिन पाया जाता है, ठीक है। और साइटोकाइनिन है क्या है,
देखिए पहले तो ये पादप हार्मोन है, इतना तो पता है, कोई क्वेश्चन में दिया है क्या ये पादप हार्मोन है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है देखिए, पहले तो ये पौधों में सेल डिवीजन का काम करता है। ठीक है, और ये ग्रोथ करवाने का काम करता है, ग्रोथ। अब ग्रोथ इन द सेंस क्या है, रूट का, रूट एंड यानी जड़ का हो गया, रूट एंड शूट्स का। ठीक है, क्या करेगा ये, ग्रोथ कराने का काम करेगा पौधे में। रूट आखिर में जब जड़ का करेगा तभी ना ऊपर जो टॉप का होगा उसको वो भी आगे बढ़ेगा। यानी कि क्या करता है ये, विकास काम करता है, ग्रोथ का काम करता है। पीछे ग्रोथ हार्मोन कौन सा है तो कह देंगे साइटोकाइनिन है। पादप हार्मोन है, सेल डिवीजन का काम करता है, ग्रोथ करता है। जड़ का ग्रोथ होगा तो पेड़ के ऊपरी भाग शीर्ष का भी होगा ग्रोथ। तो उसी को बताया रूट एंड शूट्स का। मोटर द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। क्योंकि देखिए फार्मूला होता है पी कि इकाई समय में यानी W/T, इसी को बोला इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। P=W/T। शक्ति का मात्रक क्या बोलेंगे, जूल पर सेकेंड, इसे क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैं बता दे रहा हूँ लिख के। ठीक है, बॉक्स ले लेते हैं एक, इसमें आपको बता देते हैं। P=W/T, इसको बोलते हैं जूल पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं वाट। नोट करते चलिएगा आप लोग। देखिए मैं आंसर तो बता ही दे रहा हूँ आप लोग को, लेकिन आप लोग नोट करते चलिए। ये फैक्ट धीरे धीरे जब पूरे टेस्ट को लगा लेंगे, ALP का, PBS ग्रुप डी का, NTPC का, तो आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। आप इसका रिविजन करके जाइएगा, साइंस के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण करने का मतलब सीधे समझ लीजिए, जो आपस में आसानी से मिल जाए। जैसे कि नींबू बोलते हैं, नींबू और पानी का घोल कर दें, नींबू का मतलब जो जूस नींबू से निकलता है उसका, नमक पानी का घोल कर दें, एकदम मिल जाएगा आपको। ऐसे मतलब नग्न आँखों से क्या आप उसको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं पानी में नमक घोल के दे दूँगा आपको, आप बता नहीं पाएंगे कि ये खारा पानी है या चीनी घोल का मीठा पानी है, नहीं बता पाएंगे। तो एक समांगी मिश्रण का मतलब यही होता है। ठीक है, जो आपको समझने के लिए, जैसे देखिए जल में कॉपर सल्फेट का पाउडर घुल जाएगा, जल में घुली चीनी, जल में घुना नमक। लेकिन तेल आप देखे होंगे, नहीं तो आप ऐसे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसी मग में ना, ऐसे मग में पानी ले लीजिएगा अपने, ठीक है, इसमें तेल के 2-3 बूंद डाल दीजिएगा, देखिएगा तेल ऐसे 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 करके आपको ऊपर दिखने लगेगा। वो कभी पानी में घुल है, आप उसको नग्न आँखों से भी देख सकते हैं कि आपको लगेगा कुछ उपला छिछला टाइप ऐसे, मतलब आयल दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट चलिए, देखिए सूक्ष्म बूझा चूना, बिना बूझा चूने का फार्मूला CaO, लेकिन बूझा चूना का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस। क्या कर रहा है, क्लोरीन के साथ, चलो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये तो सब जानते हैं क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। CaOCl2 प्लस H2O पानी बनता है, क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, जो कीटाणुनाशक होता है। ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ ही देता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो क्या कहेंगे, बोझा हुआ चूना लेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, क्लोरीन उसके साथ प्रभावित होगा तो बनेगा CaO Cl2 का होल ट्वाइस प्लस H2O पानी। अब बनता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, एक बार मैं फिर से लिख दूँ जिससे कि आप रिकॉल कर लें। CaOCl2, ठीक है, ये क्या हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, और बिना बुझा चूना CaO। चलिए, जब किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर रखी
20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु यानी यू का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर। और क्या कर रहा है अवतल दर्पण, ठीक है। दर्पण के वक्ता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के केंद्र पर, दर्पण का वक्ता केंद्र पर, दर्पण का वक्ता केंद्र मान लो सी पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बन गया मेरा सी पे, ठीक। तो फार्मूला होता है आवर्धन का m बराबर अवतल दर्पण के माइनस v बाई यू। देखिएगा ध्यान से, वक्ता केंद्र पे आपको पता होगा कि जब वस्तु रखी जाती है तभी यहाँ पे प्रतिबिंब भी बनता है, ये बात आपको याद होगा। वक्ता केंद्र पे यदि ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो वक्ता अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र पर ही ऑब्जेक्ट बनता है हमारा, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो भी कहाँ बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है और बन रहा है वहीं पर वक्ता केंद्र पर, यानी 20 सेंटीमीटर पर ही बन रहा है। तो हो जाएगा -20/20, यानी आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी -1, ये हो गया आपका -1। तो यहाँ याद करने वाला पॉइंट क्या है, उसको याद करिएगा कि जो अवतल दर्पण का आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन अवतल दर्पण यानी कॉनकेव -v/u, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन दिया 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R है, ये बताइए 10 मीटर लंबे प्रतिरोध का प्रतिरोध R है। जितना लंबा प्रतिरोध होगा याद रखिएगा, ठीक है, उतना हाई रेजिस्टेंस होगा। छोटे तार में रेजिस्टेंस का मान छोटा होता है। तो ये क्या है, यदि 5 मीटर कर दें हम तो 5 मीटर करने का मतलब क्या बाई 2 हुआ होगा, तो R/2 हो जाएगा, यानी 0.5 R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कहाँ से, जो मैंने आपको बताया कि अधिक लंबाई में रेजिस्टेंस अधिक होता है, क्या कि R बराबर रो L/A। रो क्या होती है, पदार्थ पे डिपेंड करता है हमारा, कॉपर का वायर लिया है, चांदी का लिया है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है किसका लिए है। तो इसको कांस्टेंट मान ले दी तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, यानी L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, L घटेगा तो R घटेगा, ठीक है। और यही इसका जो इस ए के साथ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि ए बढ़ेगा तो R घटेगा, यदि R बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। और देखिए वैसे भी जब किसी वस्तु की लंबाई बढ़ेगी तो जैसे बात है एरिया घटेगी, तो क्या करेगा R हमारा इंक्रीज होगा। और जैसे इसको छोटा करेंगे यानी क्या, लंबाई छोटा करेंगे तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो ये मेरा कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो R है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, R इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। तो यहीं से फार्मूला आता है R बराबर रो L/A। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ इसका आंसर 0.5 होगा क्योंकि ये 10 मीटर में R था, तो 5 मीटर में 0, ये भी आधा हो जाएगा, यानी 0.5 R, ठीक है। गलत जोड़ी चयन करिए, ये तो आप लोग कर लेंगे, पारिस्थितिक तंत्र का है दिया। जीवाणु चतुर्थपोषी होता नहीं है, ये जीवाणु तो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये जो क्या करते हैं अपघटन का काम करते हैं, इन्हें आप उत्पादक कहते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं इन्हें। और जो प्रथम उपभोक्ता होता है ये शाकाहारी होता है, जो घास पौधे खाते हैं जैसे खरगोश, बकरी। और जो सेकंड हमारा होता है उपभोक्ता, इसमें शाकाहारी मांसाहारी आते हैं। जैसे बकरी को कौन खाएगा, देखिए जैसे कि ये हो गए, ये हमारे जीवाणु हो गए, ठीक है। अभी सब में पता है कि शरीर में कार्बन नाइट्रोजन सारी चीज़ें, मान लीजिए मरे, ये छोटा छोटा पौधा है, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जीवाणु फिवाणु का जो है अपने स्वयं स्वपोषी होते हैं ये पौधे हो गए हमारे, ये मरे, नाइट्रोजन मिला, ये पौधे बढ़े, ठीक है। अभी ने खाएगा कौन, खरगोश, बकरी, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हुआ, ठीक है। अब इसको कौन खाएगा, इसको शेर खाएगा, तो शेर क्या हो गया, शेर खाएगा देखिए फिर से एक बार, ये देखिए मेरा घास हो गया जीवाणु, ये मेरा घास हो गया, ठीक है, ये घास हो गया। इसको पहले हम क्या बता रहे हैं कि बकरी मान लो खाया, ठीक है, समझने के लिए बकरी खाया, बकरी क्या है हमारा शाकाहारी, प्रथम हो गया। इसको खाने के लिए कौन आएगा, इसको खाने के लिए मनुष्य आया, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। इसे खाने के लिए शेर आया, तो ये क्या है मांसाहारी है,
तो ये स्वपोषी भी होते हैं, जीवाणु जो होते हैं हमारे स्वपोषी भी होते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, ये अपघटक होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर विभिन्न पोषी स्तरों में भाग लेते हैं, इन्हें उत्पादक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जो मेरा प्राथमिक उपभोक्ता है ये शाकाहारी है, जैसे खरगोश, बकरी, कीट, ये सब आ गए। और द्वितीयक जो होता है वो हमारा दोनों दोनों होता है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है। क्योंकि देखिए बकरी को इंसान खाया तो शाकाहारी भी होता है मांसाहारी भी होता है, शेर केवल मांसाहारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एल्कीन का सूत्र हम आपको 3 बता दे रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नाम नोट कर लीजिएगा सबका जो बता रहे हैं। देखिए यदि एल्केन की बात करें, एल्केन फार्मूला होता है CnH2n+, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। इसका फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा एल्केन। ये देखिए ये आपका एल्केन, ये हो गया आपका एल्काइन, और ये हो गया आपका एल्कीन, ये हो गया आपका एल्कीन। ठीक है, रुकिए एक मिनट, इसको बॉक्स करके मैं पहले समझा दूँ तो खुद इसका आप आंसर करोगे। ठीक है, करेक्ट। देखिए तो मैं 3 हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक, देखिए पहला जो है हमारा एल्केन, ठीक है, एल्काइन, ये मेरा क्या है एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला ये पूछा है, इसका आंसर होगा ये। एल्कीन पूछा है, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n+2, 2n है। और ये क्या हो जाएगा, n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, इसे CnH2n+2। ठीक है, एल्केन CnH2n+2, एल्केन एल्काइन CnH2n+2, नहीं -2 होगा, -2 होगा ये। -2 होगा और ये CnH2n होगा एल्केन। और पूछा भी हमारा एल्केन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एल्केन CnH2n+2, एल्काइन CnH2n-2, और एल्कीन CnH2n। ये होता है मेरा फार्मूला, तो इसको याद रखिएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक विशाल वस्तु को मुक्त रूप से गिराया जाता है तो उसके दौरान क्या हुआ। देखिए क्या होता है, जब वस्तु ऊपर से गिराया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊपर से भारी वस्तु वेग बढ़ता है। कैसे, देखिए F बराबर G m1 m2/r²। ठीक है, एक बात तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, दूरी घट रहा है फोर्स बढ़ेगा, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना ये हमेशा आकर्षण बल इसका अधिक होता है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे पृथ्वी की ओर गिरता फ्री मोड में ये गिरता चला आ रहा है वस्तु, आज भी गिरता चला आ रहा है, उसे उतना तेजी से खींचेगा तो क्या होगा, विशाल वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, दूरी बढ़ेगी फोर्स कम होगा, और दूरी कम होगा तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है, रिलेशन क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अरे मास तो नहीं बदलेगा ना, आपको पता है द्रव्यमान नहीं बदलता, कहीं भी द्रव्यमान नहीं बदलता, भार बदलता है, द्रव्यमान क्यों नहीं बदलता। भार बनता कैसे है, द्रव्यमान में जी का मल्टीप्लाई होता है गुरुत्व त्वरण का। मास कभी नहीं बदलता, मास का मात्रक होता है kg, और वेट यानी भार का मात्रक होता है न्यूटन, जस्ट लाइक फोर्स होता है कि ये। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की प्रबलता एक प्रकार के पदार्थ से दूसरे प्रकार के पदार्थ को भिन्न है। सही बात है। पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है बल। सही बात है, तभी आपस में क्या होता है, बंधे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की प्रबलता स्थिर रहती है, चाहे पदार्थ किसी भी प्रकार नहीं। ठोस में अंतराणु जो बल होता है काफ़ी प्रबल होता है, पास पास होते हैं। गैस में थोड़े दूर होते हैं तो यहाँ अंतराणु बल कम लगेगा, और गैस में एकदम फ्री माइंड ऐसे एकदम जिगजैग टाइप पे तो यहाँ कम लगेगा। इसका मतलब क्या, यही कथन गलत है। अब पूछा कौन सा कथन गलत है? कथन थर्ड हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ एक टॉपिक समझ लीजिए अच्छे से। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब देखिए अब देखिए इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये काफ़ी पास पास हैं। ठीक है, तो यहाँ अंतराणुक बल जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होता है। गैस देखिए लिक्विड में थोड़े दूर दूर है, यहाँ कम होगा, और यहाँ पे एकदम दूर दूर होते हैं, यहाँ पे तो अलग होगा। तो वही कह रहा है क्वेश्चन ये कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल प्रबल होता है। सही बात है, प्रबल होता है, लेकिन चाहे पदार्थ किसी भी प्रकार का नहीं, पदार्थ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ये बल वैरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कापर के विद्युत अपघटनी में, कापर विद्युत अपघटनी क्या करने, शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कापर का, एल्युमिनियम का, इस सब में तो अधिकतर कापर में कापर सल्फेट का ही प्रयोग किया जाता है। CaSO4, कापर सल्फेट, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालकों का उपयोग नहीं करता है? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत मोटर में बनेगा, विद्युत पंखा में बनेगा, बिजली हीटर में क्या हुआ, हीटर तो हमारा सीधे काम करता है किस पे, H/I²RT, जूल का ताप प्रभाव नियम जो हमारा है। करंट बढ़ने पर क्या होता है, उसमें उत्पन्न होती है, ये जूल का भी नियम है। ये H/I²RT विद्युत हीटर उस पर काम करता है हमारा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। टोटल में 20 क्वेश्चन। आइए स्लाइड ऊपर ले चलते हैं इसको, फिर आपको बताते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, आप इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। सारा एक्सप्लेनेशन ही मैंने सही से किया है। मैथ का भी PYQ वो NTPC का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे देख लीजिए, जिसमें मैंने 1 घंटे का एक मैथ का वीडियो बनाया है, काफ़ी ईजी में सारे क्वेश्चन को हमने समझाया उस पर, उसको देख लीजिएगा। 1 घंटे की वीडियो है, लेकिन जो NTPC का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, पूरा एक्सप्लेनेशन है कैसे क्वेश्चन करना है, ट्रिकी वे में कैसे अप्रॉक्स लगा के निकालते हैं, जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे एग्जाम में। सारे पैटर्न हमने आपको सिखाए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये 20 क्वेश्चन हमने आज कराया। कल भी हमने क्या कराया था, 20 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन में 2-3 फैक्ट जानने को मिल रहे हैं। आप सारे फैक्ट्स को लिखते चलिए और उसका रिवीजन करते चलिए। जब ये ALP के सारे प्रीवियस पेपर और NTPC जो भी हाल फिलहाल में हुए हैं, और ग्रुप D, इतना जब पूरा पेपर आपको हम करा देंगे, आपका साइंस में पकड़ 100% बन जाएगा। और अब उसके साथ अपना नोट्स रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मतलब पूरा कि हम एक बुक की तरह आपको पूरे चैप्टर वाइज पढ़ाएं, काफ़ी लंबा समय लगेगा। इसे अब एग्ज़ाम के टाइम पे ओरिएंटेड वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आता है। तो प्रीवियस पेपर एनालिसिस होगा पूरा, उसमें जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे आपको सारे वो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके क्लास का सारे। जी, मैथ का भी इस पर लगा हुआ है। मैथ दोपहर में ही हुआ था, और एक सुबह में हिस्ट्री की क्लास लगी थी, देखिएगा वही
पूछे गए क्वेश्चनों का ही कलेक्शन है, जिसके बारे में आपको बकायदा इस पे याद कराया जा रहा है। हिस्ट्री तो हमें उम्मीद है कि जितना मैंने बताया पूरा ये रिवीजन करा दिया था क्लास में, आपको याद हो गया होगा। और उसका साइंस का एक वीडियो कल का है, उसको जरूर देखिएगा आप लोग, आरआरबी के सारे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।